Good afternoon, everyone. Welcome to Super 20 Institute. I'm your biology teacher Vanshika. Till now हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मींस एंजियोस्पर्म्स के केस में, ठीक है। क्योंकि हमारे एंजियोस्पर्म्स एक ऐसी क्लास है प्लांट्स की जहां पर फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या डील किया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी डेवलपमेंट, पढ़ी थी मेल गेमेटोफाइट की, ठीक है। और जो हमने लास्ट लेक्चर में डील किया था, हमने पढ़ी थी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, राइट। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? जब हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट पढ़ा था तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आया था दैट वाज पोलन ग्रेन, ठीक है। यही बन रहा था ना हमारे पास मेल डेवलपमेंट के, मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के केस में, यही पढ़ा ना हमने अभी तक। उसके बाद जब हमने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ा तो उसमें हमारे पास लास्ट में क्या बना था? एम्ब्रियो सैक बना था ना। उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे पास एक फीमेल गैमीट बना था, है ना। ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, कल आपको मैंने स्टार लगा के एक पॉइंट बताया था, इट इज 7 सेल बट इट न्यूक्लिएटेड। ये मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ जो हमने अभी तक इस चैप्टर में डील किया है, ठीक है। अब हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट भी पढ़ लिया और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास दोनों गेमीट्स बन चुके हैं, ठीक है। बट इनमें अभी तक फ्यूजन तो नहीं हुआ है, राइट। फ्यूजन नहीं हुआ तो फिर आगे जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो कैसे डेवलप होगा? उसके लिए देखो, यहाँ पे जो हमारा मेल गेमेटोफाइट है और फीमेल गेमेटोफाइट है ना, ये दोनों ही नॉन मोटाइल है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है। मतलब कि इनके पास ऐसी कोई ऑर्गेनेली या एसेसरी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है जो इनको हेल्प करेगा मूव करने में, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ सके और इनमें फ्यूजन हो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, बोथ ऑफ दीज गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है। इन ऑर्डर टू फ्यूज देम, तो हम उसके लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत है? हमें एक प्रोसेस की जरूरत है, दैट इज पॉलिनेशन। ये सब आपको बताने का मेरा मोटो क्या था कि आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनेशन, ठीक है। कैसे हमारे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक है। और दोनों में पोलन ग्रेन्स और वहां पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। वो सारा प्रोसेस हम आज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम आज पॉलिनेशन का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया हमने जो आज यहाँ तक अभी पढ़ा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों ही हमारे नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो दोनों, अब अगर उनकी मोटिलिटी है ही नहीं तो दोनों आपस में जाएंगे कैसे? उसके लिए कुछ मेथड या किसी प्रोसेस की जरूरत होगी ना। तो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो आज हम पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज पॉलिनेशन, ठीक है। ये तो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, पॉलिनेशन के बारे में तो पढ़ा हुआ है ना। रिस्पॉन्ड तो करो प्लीज, पढ़ा है ना पॉलिनेशन के बारे में?
पॉलिनेशन बेसिकली क्या है? पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग pollen grains to the stigma of the same plant or different plant of the same species। हिंदी कहने का क्या मतलब है? पॉलिनेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि हम पोलन ग्रेन्स को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, एंड फिर से स्टिग्मा के ऊपर वो सेम प्लांट के फ्लावर का भी हो सकता है, ठीक है, या डिफरेंट फ्लावर पे भी जा सकता है, बट जो एक चीज कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे वो होगा स्पीशीज। स्पीशीज सेम होनी चाहिए, स्पीशीज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि पपाया का पोलन ग्रेन जाके अब मैंगो के स्टिग्मा पे जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। स्पीशीज स्पेसिफिसिटी तो होती है ना, तो वही चीज ये हमें डेफिनेशन बता रही है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। अब हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो समझ ली, बट आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, दो चीजों के बारे में पढ़ा होगा ना आपने। एक तो होती है हमारी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, दूसरी होती है हमारी क्रॉस पॉलिनेशन। ये दोनों टर्म्स हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलिनेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होती है। बट अब हम बड़े हो गए हैं, चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो हमें थोड़ा आगे एडवांस पढ़ना है, क्योंकि जो हमारे एग्जाम की नीड है उसी अकॉर्डिंगली हमको पढ़ना है आगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक है ना, हमारे पास 3 क्लासेस दी हुई है, क्लासिकल्स की पॉलिनेशन की, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, ठीक है। तो कौन कौन सी है वो? सबसे पहले आएगी हमारे पास ऑटोगैमी, ठीक है, जिसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज गाइटोनोगैमी, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड दे रखा है दैट इज जीनोगैमी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं ऑटोगैमी, और इसको हम किस और नाम से जानते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और पॉलिनेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास आता है सेल्फ पॉलिनेशन, और उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज गाइटोनोगैमी, एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम एक एक करके इनको एलैबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। प्लीज एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज ऑटोगैमी, ठीक है। अब अगर ऑटोगैमी होनी है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी तो होंगी ना, कि
कैसी कंडीशंस होनी चाहिए कि उस केस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। तो हम जो फर्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए। अब उसके पहले ना हमारे पास हमें दो तीन चीजें ना एक बार ही पढ़नी है। सबसे पहले हमें ना क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और दूसरा जो हमारे पास आएगा होगा चाइजोगैमस फ्लावर्स। इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों है क्या। ये सारा आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। किसी को याद है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चाइजोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? Does anybody have any idea about both these terms? है किसी को कुछ आइडिया? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। क्लास हमेशा एक इंटरैक्टिव सेशन होनी चाहिए जिसमें आप लोग भी लर्न करें और मेरे को भी सीखने को मिले, ठीक है। जहाँ मैं गलत हूँ इंटरप्ट करो। कई बार हमें बोलते बोलते नहीं पता चलता, जैसे आप लोगों ने इंटरप्ट नहीं किया होगा बट थोड़े टाइम पहले मैंने सेल्फ पॉलिनेशन को सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोल दिया था, क्योंकि बोलते टाइम कई बार ऐसा होता है विदाउट मतलब सबकॉन्शियसली हमारे से निकल जाता है गलती से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो हमारे जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें एंथिसिस does not take place ठीक है। बट जो हमारे चाइजोगैमस फ्लावर होते हैं इनमें एंथिसिस takes place here। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने नाम में लिखा है यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के केस में कि एंथिसिस डज नॉट टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। और चाइजोगैमस के केस में क्या लिखा है कि एंथिसिस टेक्स प्लेस हियर। मतलब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये एंथिसिस वर्ड क्या है ना। एंथिसिस का मतलब क्या है? एंथिसिस बेसिकली क्या है? एंथिसिस इज द process of opening of flower bud। अब क्या बोल रही है एंथिसिस की डेफिनेशन कि एंथिसिस क्या होता है कि वो प्रोसेस है जिसमें एक फ्लावर बड ओपन होता है, मतलब हमारा फ्लावर खिलता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जरूरी तो नहीं हर प्लांट फ्लावर बेयर करता हो, कईयों के फ्लावर्स तो खुलते भी नहीं है ना, होता है ना ऐसा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स लाइक pea, rice have both clistogamus as well as chasmogamus flowers, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि एग्जांपल में है हमारे पास पी और राइस प्लांट, ठीक है। इनके केस में ना दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लिस्टोगैमस भी और चास्मोगैमस भी, ठीक है। तो हमने मेन ध्यान क्या रखना है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ना उसने कभी ओपन ही नहीं होना है, ठीक है। वो सीधा फ्रूट में डेवलप करेगा, ठीक है। कभी आपने राइस प्लांट के आपने देखा होगा, राइस प्लांट को अगर अभी देखोगे या फिर तो वो हमेशा बंद ही रहता है, वो कभी ओपन नहीं
जैसे अगर पी की डेवलपमेंट भी होती है तो वो फ्रूट बनने पे ही हम उसको खोलते हैं। तो वैसे ही फ्लावर्स कौन से होते हैं हमारे पास, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारे क्लिस्टोगैमस और चाइल्डोगैमस फ्लावर कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको दो टर्म्स पढ़ाई थी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। पढ़ाई थी ना मैंने ये दोनों टर्म्स। ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि हम जिस चैप्टर में अभी डील कर रहे हैं ये सारे टर्म्स यूज होने वाली हैं। फिर आपको समझ में ना आएगी कि मैम ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोल रहे हैं तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता क्या, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। इसीलिए मैं आपको अभी करवा रही हूँ ताकि आपको पढ़ते टाइम कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हमारा जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, यूनि मतलब सिंगल, यूनि का मतलब हमेशा सिंगल ही होता है ना, तो इट मीन्स जो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना उसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मतलब एक फ्लावर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं, कि जो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें फ्लावर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, आइदर इट कैन बी मेल और फीमेल। ठीक है, वही जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब आपने कैसे याद रखा, यूनि और बाय, यूनि मतलब सिंगल एंड बाय मतलब डबल। ठीक है, तो ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सिंगल फ्लावर के अंदर ही। ठीक है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। क्या बोल रही हूँ मैं, कि यहाँ पे स्टेमन भी प्रेजेंट होगा और हमारी पिस्टल भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? क्या बताया मैंने आपको? अभी तक मैंने आपको क्लिस्टोगैमस और चाइल्डोगैमस फ्लावर्स के बारे में बताया, और जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई है वो बताई है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक डील करने वाले हैं हम लोग ऑटोगैमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि बेसिकली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती क्या है, किस तरीके से होती है और क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है कि एक सक्सेसफुल सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, तो हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, sorry, I don't know why I am repeating again and again self fertilization. It is not self fertilization, it is self pollination. ठीक है, तो क्या होता है ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो हमारा फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल हो। ठीक है, बाइसेक्सुअल क्यों होना चाहिए, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होने चाहिए ना, क्योंकि बाहर से तो कोई आ नहीं रहा पॉलिनेट करने के लिए, है ना, फिर उस केस में हमारे लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज सेल्फ कंपैटिबिलिटी। अब इसका मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, सेल्फ कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है, कि जो हमारा पोलन ग्रेन्स है और हमारी जो पिस्टल है ये दोनों ना आपस में कंपैटिबल होने चाहिए, मतलब इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे लैंड कर गए हैं बट जो हमारी पिस्टल है, तो जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट है वो मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो
उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी ना। अब इसको हम कैसे समझते हैं, वैसे तो हम ये नेक्स्ट चैप्टर में डील करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बट अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं रिलेट करके कि ह्यूमंस के केस में क्या होता है, स्पर्म्स है, ठीक है, वो रिलीज हो गए, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, बट क्या हुआ कि जो हमारा ओवम है, ठीक है, वो 4-5 दिन बाद रिलीज हुआ, बट स्पर्म से पहले रिलीज हो गए और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, जो स्पर्म्स की वाइबिलिटी है, सबने देखा है 48 आवर्स तक ही होती है ना, हमने आज तक यही पढ़ा है कि स्पर्म्स आर वाइबल अप टू द टाइम पीरियड ऑफ 48 आवर्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होंगे, वो डीजेनरेट हो जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। तो ओवम बाद में रिलीज होगा, तो उसके रिलीज होने का कोई फायदा है नहीं है, ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू फ्यूज टुगेदर, कैसे फ्यूज करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो वही चीज मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनकी सेल्फ कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है, कि दोनों सेम टाइम पे आए ताकि दोनों में फ्यूजन हो सके, ठीक है। और तीसरा क्या है, क्लिस्टोगैमस flowers are obligatory for self-fertilization. Sorry, it's not fertilization, it's pollination. ठीक है, क्या है यहाँ पे, पॉलिनेशन। तो क्या कहने का मतलब है मेरा, क्लिस्टोगैमस मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के केस में एंथेसिस नहीं होता है, मतलब फ्लावर बड ओपन होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली बाहर से तो पोलन ग्रेन कोई आ नहीं सकता। जब बाहर से पोलन ग्रेन नहीं आएगा तो मतलब हमारे जो अंदर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है इन अ फ्लावर, तो वो क्या होगा कि उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन ही होंगे, क्योंकि दोनों आपस में ही फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि इस केस में क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के केस में जो हमारा सिग्मा एंड एंथर lie close to each other to ensure सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये दो टर्म्स को आपने कैसे समझना है कि कैसे हमारा स्टिग्मा और एंथर आपस में पास पास प्रेजेंट है, सो दैट वहां पे श्योरली सेल्फ पॉलिनेशन हो पाए, ये हमें कैसे समझ में आएगा। क्यों, देखो, अब अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर ओपन होगा ही नहीं, बाहर से कोई पोलन ग्रेन आएगा ही नहीं और सेल्फ पॉलिनेशन ही होनी है इस केस में, तो क्या होगा, स्टिग्मा और एंथर पास पास में प्रेजेंट होने चाहिए। क्यों प्रेजेंट होने चाहिए पास पास में, ताकि जब एंथर की डेhiscence हो तो पोलन ग्रेन्स जब मेच्योर होकर रिलीज होंगे तो वो फटाफट से अपने ही स्टिग्मा पे आके लैंड करे, ठीक है। जब अपने स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो फिर वहां पे रिसेप्टिविटी हो जाएगी और फ्यूजन हो जाएगी। आगे ये सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं, फ्यूजन कैसे होते हैं, ये हम अपना नेक्स्ट पार्ट में डील करने वाले हैं। अभी आपको बस समझ में आना चाहिए कि बेसिकली पॉलिनेशन के केस में हो क्या रहा है, कैसे हमारे पोलन्स स्टिग्मा पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि सेल्फ पॉलिनेशन के केस में हो क्या रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज दे रखी है हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो ये है कि एडवांटेजेस भी दे रखे हैं, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के, और डिसएडवांटेजेस भी दे रखे हैं। अब पहले मैं बताऊं, मुझे आपको क्या एडवांटेज लगता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का। देखो, जो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है ना क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, वो ये है कि यहाँ पे एश्योर्ड सीड सेट है।
क्या है, एश्योर्ड सीड सेट, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही रही है ना, ठीक है, तो सीड सेट तो हमारे पास आएगा ही आएगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास मेजर डिसएडवांटेज है, अब ये अगर आपस में ही ब्रीडिंग हो रही है इनकी, मतलब ये ऐसा केस हुआ कि अगर हम इनको ह्यूमंस के साथ रिलेट करके देखें कि सिबलिंग्स आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन माने तो कि अगर सिबलिंग्स आपस में ही ब्रीडिंग कर रहे हैं, जेनेटिक मेकअप ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, तो हाउ दे विल बी एबल टू एडजस्ट इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना। तो अगर किसी प्लांट को कोई डिजीज है, ठीक है, तो कैसे दे विल बी एबल टू कोप अप, है ना। अगर कोई अच्छी वेरिएशन आएगी तो मे बी उनकी बॉडी में वैसे चेंजेस आ जाएं कि जिसकी वजह से वो बेटर अडाप्ट कर पाए, है ना। वैसे इसीलिए जो मेजर डिसएडवांटेज है क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। अब हम इसको ना अच्छे से समझते हैं ह्यूमंस की एग्जांपल लेके। जैसे ह्यूमंस में क्या करते हैं कि मैं शर्मा हूँ, ठीक है, बट मेरा जो आप लोगों ने सुना होगा कि गोत्र बोलते हैं, है ना, तो मैं वशिष्ठ हूँ, तो माय पेरेंट्स विल मेक श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू मैरी मी विद अ पर्सन हु इज हैविंग द सेम गोत्र एज माइन, ठीक है, मेरी किसी शादी किसी विशिष्ट से नहीं करवाएंगे। मतलब ये होता है कि ये इंश्योर करते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं, क्योंकि 7-8 जनरेशन तक ना हमारा जेनेटिक मेकअप मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां आती है इस वजह से। इस चीज को कोप अप करने के लिए, इस चीज को काउंटरएक्ट करने के लिए हमेशा वेरिएशन जरूरी है, इसीलिए इनब्रीडिंग को हमेशा रेजिस्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर की एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज तो है ही कि एश्योर्ड सीड सेट हमारे पास आ ही रहा है, बट इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी तो आ रहा है, ठीक है, वेरिएशन कोई आ नहीं रही है, वही सेम चीजें रिपीट हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में इट इज नॉट अ सक्सेसफुल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो, अब हमने जो हमारा यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है, इतना ही दे रखा है हमारे एनसीईआरटी की बुक में सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अब नेक्स्ट ना हम एक बार एक क्रॉस पॉलिनेशन का देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम नाइटोनोगैमी के बारे में पढ़ेंगे और मिनोगैमी क्या है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों करा रही हूँ कि क्रॉस पॉलिनेशन का जो थोड़ा टॉपिक है ना, ये थोड़ा लंबा है, तो ये हमारा कल का नेक्स्ट लेक्चर भी लेगा। एक बार हम इसके बेसिक देख लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ऑब्वियसली दो प्लांट्स के बीच में होने वाली है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो हमारे दो फ्लावर्स हैं सेम ही प्लांट में प्रेजेंट हो, बट ठीक है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, या वो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं ऑफ द सेम स्पीशीज। तो इस केस में पॉलिनेशन के लिए क्या होगा कि किसी कैरियर की जरूरत होगी ना, कैरियर तो नीडेड होगा ना, जो कैरी करेगा पॉलन ग्रेन्स को। तो वो एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं और एबायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो हमारे बायोटिक एजेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, ये हमारी इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे बर्ड्स भी हो सकते हैं, ये हमारे
हायर एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी कर सकते हैं पॉलिनेशन में हेल्प, ओह सॉरी इट्स bats, not birds, then snakes, snails, etc. ठीक है, और एबायोटिक एजेंट्स में हमारे पास क्या क्या आएगा? एबायोटिक एजेंट्स में हमारे पास आएगा वाटर, एंड विंड। अब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आप लोग समझते हैं ना, जिस चीज जो एक लिविंग है दैट इज आर बायोटिक, एंड जो चीज नॉन लिविंग है दैट इज एबायोटिक। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये कुछ एजेंट्स हैं जो हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब जब एक डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट यूज होता है ना, तो हम ना अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं उसके लिए। जैसे अगर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। ठीक है, अगर वहीं पे हमारे पास बर्ड्स कर रहे हैं ना हेल्प, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस केस में हम? ऑर्निथोफिली। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास हायर एनिमल्स, कोई भी एनिमल अगर कर रहा है हमारी हेल्प, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? जूफिली। और अगर हमारे पास बैट्स हेल्प कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कायरो पटायरोफिली। ठीक है, अगर हमारे पास स्नेल्स कर रही है हेल्प पॉलिनेशन में, तब हम उस केस को बोलेंगे मेलाकोफिली। ठीक है, और अगर हमारे पास एयर हेल्प कर रही है, तो हम उस चीज को बोलेंगे एनीमोफिली। और वही अगर हमारे पास वाटर एज एन एजेंट यूज हो रहा है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स आर हेल्पिंग अस टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया बायोटिक एजेंट्स आते हैं हमारे पास और एबायोटिक एजेंट्स आते हैं। बायोटिक एजेंट्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे बर्ड्स, स्नेक्स, स्नेल्स, और हमारे एनिमल हायर एनिमल्स आ जाते हैं, बैट्स आ जाती है। ठीक है, और एबायोटिक के केस में हमारे पास बर्ड्स आ जाता, सॉरी बर्ड नहीं, हमारे पास वाटर आ जाता है, हमारे पास एयर आ जाती है। तो कैसे हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं हम, उसके लिए ना हर एक पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए ना हमने एक अलग टर्म यूज की है विद रिस्पेक्ट टू देयर नेम। ठीक है, अगर इंसेक्ट्स कर रहे हैं तो विल से एंटोमोफिली, अगर बर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, तो विल से इट्स ऑर्निथोफिली। अगर कोई भी हायर एनिमल कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? जूफिली। और अगर बैट्स कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कायरोपेटायरोफिली। ठीक है, और अगर हमारी स्नेल्स कर रही है हेल्प, वो एज एन पॉलिनेटिंग एजेंट यूज हो रही है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? मेलाकोफिली। और अगर एयर एज एन एजेंट यूज हो रही है, तब हम बोलेंगे एनिमोफिली। और अगर वाटर यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक एक बार ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि पोलन ग्रेन्स ने एक जगह से
प्रोटोगायनी। ये हमारे आगे यूज होने वाली है, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ ये टर्म्स। क्या बताया मैंने आपको? Wait a second, let me change the marker as it is very light now. Proto-entry and proto-gyne। ठीक है, यहाँ से आपको ये लास्ट वाली टर्म्स देख के समझ आएगा, एंट्री एंड गायनी। ठीक है, क्या मतलब है प्रोटो एंट्री और प्रोटो गायनी का? इसको हम ऐसे समझते हैं, when male gamete gets mature before the female gamete this condition is called as प्रोटो एंट्री। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? प्रोटो एंट्री। क्या होता है प्रोटो एंट्री के केस में? जब हमारा मेल गैमीट फीमेल गैमीट से पहले मैच्योर हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटो एंट्री। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास दी हुई है दैट इज प्रोटोगायनी। ऑब्वियसली अगर प्रोटो एंट्री में मेल गैमीट पहले मैच्योर हो रहा है तो प्रोटोगायनी में उसका ऑपोजिट ही होगा ना। समझ आ रहा है सबको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? इट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोटो एंट्री। तो प्रोटोगायनी के केस में क्या होगा? फीमेल गैमीट गेट्स मैच्योर earlier than मेल गैमीट। ठीक है, समझ आ गई आपको ये दोनों टर्म्स? तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि वाई, जब हमने अभी पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़े ना, तो उसमें आपको एक चीज स्किप हो गई मेरे माइंड से, कि जो सबसे ओल्डेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट था ना, जो मतलब हम पुराने टाइम पे यूज कर रहे थे ड्यूरिंग आवर इनिशियल इयर्स ऑफ एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब ना हमेशा एयर ही एज एन पॉलिनेटिंग एजेंट यूज होती थी। बट जैसे जैसे प्लांट्स एडवांस होते रहे और एवोल्यूशन होता रहा, हमारे प्लांट्स में चेंजेस आते रहे, तो हमने अपनी जो वेज थे ना वो भी चेंज किए। तो आजकल मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? हम लोग बायोटिक एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम nowadays we use biotic agents commonly। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स को हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास ना एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि व्हाई pollination by biotic agents is beneficial as compared to the wind pollination और anemophily। ठीक है, क्यों है? देखो आप इमेजिन करके देखो कि अगर पोलन ग्रेन्स थ्रू विंड आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारी एनेमोफिली है ना, उसके केस में क्या होगा? वो एक तो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि उस केस में ना हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे, उसको पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है। बट जो हमारे बायोटिक एजेंट्स होते हैं ना वो प्लांट स्पेसिफिक होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ जाना है। ठीक है, फिर उस केस में क्या होगा? एक तो उनके पास डायरेक्शन होती है और उनको अपनी स्पेसिफिसिटी के बारे में भी पता होता है। फिर उस केस में क्या होता है कि जो वेस्टेज है ना पोलन ग्रेन्स की वो बहुत कम होती है। बट इन केस ऑफ एनेमोफिली दैट इज, अगर हम विंड को यूज कर रहे हैं एज एन एजेंट तो उस केस में बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी, क्योंकि डायरेक्शन लेस है, पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो फिर हमारे पोलन ग्रेन्स
बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। दैट इज़ वाई एवोल्यूशन के टाइम पे मोस्टली जो प्लांट्स हैं उन्होंने पॉलिनेटिक एजेंट हमेशा बायोटिक फैक्टर्स यूज़ करने शुरू कर दिए, क्योंकि उसकी वजह से एक तो वेस्टेज कम हो रही थी, क्योंकि वो प्लांट स्पेसिफिक होते थे और वेरिएशन ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं कंपाइल अप करते हैं। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पहले पढ़ेंगे हम लोग कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गाइटोनोगेमी के बारे में, देन जीनोगेमी के बारे में, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन का ओवरव्यू तो हम आज ले ही चुके हैं, ठीक है, कि कैसे क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस अचीव किया जाता है। कल हम अपना ये टॉपिक कंपाइल अप कर देंगे। आप लोग यहाँ तक कल रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। जितनी भी मैंने आपको आज टर्म्स बताई हैं, क्लिस्टोगैमस, चैजोगैमस, ठीक है, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, ठीक है, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, you should be clear about all these basic terms because all these terms are going to build a foundation for you, ठीक है। इसी से आपका बेस बनेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। जब आप रिवाइज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब आपको समझ में नहीं आएगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, in case of bisexual flower self fertilization, self pollination is taking place, why self pollination is taking place in case of clistogamous flower, है ना। जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन क्यों हो रही है। Are you guys getting my point? Why I'm constantly emphasizing on your basic concepts? That is the reason, because it is going to help you in the future. So I think I had enough of the talk, so we'll compile our session for the today, ठीक है। We'll meet in the next class. Till then, good luck. Thank you everyone. We'll meet in the next class.